हेलो। आज की कहानी नई पीढ़ी, इसे ललिता अंबिका ने लिखा है और इसको मलयालम से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। रात का खाना खा रहा था, तभी अप्रत्याशित रूप से फोन की घंटी बजी थी। झूठन भरा हाथ रोककर बाएं हाथ से उसे उसने फोन ले लिया। खबर सुनी तो कांपने लगा। भय हुआ, शब्द रुक गए। हाँ, उसे कौन सी बीमारी है? परसों इधर से जाते समय खास कुछ बीमारी तो लगी नहीं थी। सिर चक्कर काट रहा है, वमन करता है, बेहोश होता है। उसका ख्याल रखना, मैं तुरंत रवाना होता हूँ। 2 घंटों में उधर पहुँचूंगा, तब तक तुम ही ध्यान रखो। उन्होंने खाना अधूरा छोड़कर हाथ धोए। पत्नी से उन्होंने कहा, मैं अभी शहर जा रहा हूँ। लड़के का स्वास्थ्य बिगड़ गया है, अस्पताल में है। चक्कर या मतली है। खैर, डरने की कोई बात नहीं है। तू दरवाजा बंद कर, पहुंचते ही फोन करूंगा। घबराने की कोई बात नहीं है। उत्तर मिलने के लिए उन्होंने इंतजार नहीं किया। जल्दी ही ड्राइवर को जगा दिया। पोर्टिको में खड़ी पोर्टिको में खड़ी होकर जाती हुई कार देखकर मालती अम्मा फूट फूट कर रो पड़ी। सिर्फ एक मेरा इकलौता बेटा, प्यारा बेटा, उससे क्या हुआ होगा? जब तक कार की आवाज खो नहीं गई, तब तक वह दरवाजे के समीप खड़े होकर शून्य की ओर ताकती रही। साथ जाने के लिए उन्होंने नहीं कहा, फिर भी मैं दौड़कर कार में क्यों न बैठी? बाप और बेटे का मिलन कैसा रहेगा, इसी पर मालती अम्मा को घबराहट हुई थी। कई दिनों से बाप और बेटा परस्पर कुछ नहीं बोलते थे। बाप के जीने का ढंग बेटे को पसंद नहीं आया। वह कभी कभार छुट्टी पर आता था, वह भी एक घुटन लिए हुए। बाप बड़े नेता बन गए तो बहुत से लोग घर आने जाने लगे थे। बहुत देर से रात में आउट हाउस बाप का दफ्तर है। उधर कोई जाए तो उनको रास नहीं आता। इधर की बातें, हमेशा भीड़ भाड़, हंसी के फवारे और कोलाहल। बिरले अवसरों पर रोने की आवाज भी सुनाई पड़ती थी। खूबसूरत युवतियां दिखाई पड़ती थी। सुनते हैं कि ये सब फरियादी हैं। उनका आवागमन शंका उत्पन्न करता था। लोग कई तरह की बातें करते थे। बेटे को ये सब बातें लज्जास्पद लगी। घर के रहन सहन तथा सदस्यों से उसे घृणा होने लगी। पता लगाना है उसे कि आउट हाउस के बंद दरवाजों के भीतर क्या हो रहा है। एक गुरु गंभीर भाव में, एक पुलिस के दरब भाव में एक दिन वह उधर घुस गया। एक गुरु गंभीर भाव में, एक पुलिस के दर्पण भाव में एक दिन वह उधर उधर घुस गया। बेटा चौंक पड़ा। बाप उस हालात में नहीं था जो बेटों के लिए देखने लायक हो। बाप चिल्लाकर बोला, किसने तुम्हें इधर भेजा? मैंने कहा था कि इधर मत आना। वापस आकर बेटे ने माँ को शिकायत की। माँ, हमारे घर में हर दिन क्या हो रहा है? लगता है कि फिलहाल यह घर नहीं है, बार और कैबरे सहित एक होटल है। माँ, लगता है कि पिताजी पागल हो गए हैं। उनकी आंखें लाल लाल हैं, सिर हिल रहा है, आवाज कमजोर है। किसी डॉक्टर से सलाह लेकर चिकित्सा करनी होगी। माँ, मुझे सचमुच डर लग रहा है। उस दिन माँ ने बेटे को तसल्ली देकर कहा था, बेटा, खैर कोई बात नहीं है, कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू ईश्वर से प्रार्थना कर। बाप अब बड़े नेता हैं न, उसके अनुरूप स्थान और स्वाभिमान आवश्यक है न। मैं क्षमा करती हूँ, तुझे भी क्षमा पूर्वक चुप बैठना होगा। वह पूरे तौर पर आकुल व्याकुल था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह बोला, माँ, अगर बाप ऐसा जीवन कर्म जारी रखते हैं तो मैं भविष्य में इधर नहीं आऊंगा। मुझे लगता है कि हम दोनों में मेलजोल स्थापित नहीं होगा। सुनकर माँ जोर जोर से रो पड़ी। उस दिन रात को इस घटना का पता चला कि बाप नाराज हो गए। उन्होंने कहा, वह न आए, तू भी न आ, तू भी जा। मेरे लिए यही सुख है, मैं इसी तरह जीऊंगा, किसी को कोई नुकसान तो नहीं है। उस दिन उन्होंने जिस नफे नुकसान के हिसाब का उल्लेख किया था, क्या वह आज इसकी जांच कर रही है? मालती अम्मा को लगा कि पूरा शरीर कांप रहा है उसका। उसने सोचा कि क्या एक दूसरी कार लेकर मैं भी पीछे जाऊं, किंतु घर, जन्म स्थान,
अगर हर कहीं इस पर बहस चली तो स्वाभिमान की रक्षा करनी है न, सब कुछ भगवान की मर्जी पर ही ठीक है। मालती अम्मा पोर्टिको के खंबे के समीप सिर नवाकर खड़ी रही, हृदय को एकाग्र बनाकर प्रार्थना की, उसे बेटे पर केंद्रीभूत किया। बेटा तेरी दीर्घायु हो, तेरी भलाई हो, माँ का तो सिर्फ तू ही है। शहर के अस्पताल में बेटे को दाखिल करा दिया गया था। उधर पहुंचते ही बाप बहुत थक गए थे। कार की रफ्तार तेज थी, उसके मन में भय और उत्कंठा की भावना उत्पन्न हुई। उनको लगा कि दुख में आंखें भीग रही हैं। हाय, सहयोगियों के बीच मैं दृढ़चित्त माना जाता हूं, ऐसा आदमी कैसे सोएगा। वे कार की पीछे वाली सीट में थके मांदे बैठे थे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर से इजाज़त लेकर वे फौरन भीतर पहुंचे। इंटेंसिव केयर यूनिट के सफ़ेद बिस्तर पर वह थकी स्थिति में लेटा है, आंखें बंद है। देखने पर शक होता है कि वह जीवन है या भी नहीं। माथे पर हाथ रखकर देखा, ठंडा है। बाल सहलाए, माथे पर पड़े बालों को संभाल कर ठीक किया। कई सालों के बाद उनमें पहली बार वात्सल्य जागा। मेरा बेटा बड़ा हो गया है। अब वह क्लांत होकर सामने लेटा है। वात्सल्य से, बेहद प्यार से उन्होंने अपने बेटे के सामने माथे पर धीरे से चुंबन किया। उसने स्पर्श महसूस कर आंखें खोलकर देखा। नजदीक खड़े डॉक्टर ने कहा, साहब जगाओ मत, किसी मानसिक संघर्ष में पड़कर इसने मादक दवा ज्यादा खा ली है, अब सोना बेहतर होगा। शक पकाकर बेटे ने बाप के मुख की ओर ताका। पिताजी। बाप विहल हो गए। बेटा तुझे क्या हो गया? क्या तूने मादक दवा खा ली है? बेटे के होठ हिले, शब्द कमजोर थे। कोई बात नहीं पिताजी, जिंदगी जीने में कोई तत्व नहीं लगता। प्रतीक्षा हेतु कर्मरत होने के लिए कुछ भी नहीं है पिताजी। फिर हम दोनों की दृष्टियों का मेल जोल नहीं होगा, हम साथ न रह पाएंगे। 2 पीढ़ियां हैं, एक को तो रास्ता बदलना है, किसी को कठिनाई नहीं होगी। मुझे माफ़ी दीजिए। वे चौंक गए। इसके कारण कैसी बदनामी हो रही है? बेटा शर्म की बात है, मेरे यश को भी तूने कलंकित कर दिया। कल अखबार वालों को लिखने के लिए सामग्री मिलेगी, वे लोग मुझे गालियां देने के इंतजार में हैं। तूने यह करतूत क्यों की? तू क्यों इस विपत्ति में कूद पड़ा? थकी आवाज में वह जरा सोचकर बोला, पिताजी किसी का कुछ नुकसान नहीं है, जिंदगी में कुछ तो चाहिए, लिहाजा मैंने यही ठीक समझा। विपत्ति आएगी तो आने देंगे, खैर छोड़ दें। आपके बारे में सुनाई पड़ने वाली अफवाहों की अपेक्षा तो यही बेहतर है। कभी कभी लगता है कि ये सब परंपरा है। अगर मैं जिंदा रहूं तो मेरा बेटा भी। बाप ने बेटे के मुंह पर हाथ रख दिया। उनको लगा कि आंखों में अंधेरा छा रहा है। उनकी बीती बातें, लड़के के साथ संघर्ष, अलगाव, ये सब मामले एक फिल्म की भांति उनके मन में प्रकट हो गए। मेरा जीवन कैसा था? क्या मेरा घर एक घर था? बाप बेटा, पति पत्नी, क्या ये सारे रिश्ते नहीं टूट गए हैं? क्लांत होकर वे बेटे के बिस्तर पर बैठ गए। फिर बेटे के ठंडे हाथ को पकड़कर ध्यान मगन होकर वे बोले, बेटा ऐसा मत बोल, तू मुझे माफी दे दे। बाप का एक जन्म आज खत्म हो रहा है। आज से तेरा बाप एक दूसरा आदमी बनेगा। तूने नई पीढ़ी की बात उठाई है, कम से कम उसका उत्कर्ष है। उसको देखकर कृतार्थ बनने के लिए हम दोनों को जिंदा रहना है। तेरा हाथ पकड़कर यह बाप कसम खा रहा है, आज से मैं सारी बुरी आदतें छोड़ता हूँ। हम एक ही पीढ़ी बने, हम अपराधों से मुक्त एक नई पीढ़ी के जन्म का इंतजार करेंगे। उसके लिए तू जल्दी से स्वस्थ हो जा। इसका अनुवाद डॉक्टर आरसू ने किया है। थैंक यू सो मच।